हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चे ने कहा सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब आप कहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसी कुछ बात तो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल उसी की तरह मैं बात कर रहा हूँ कि भाई सपोज हमारे सामने कभी ऐसा आ जाए कि भाई a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये क्या हो गया? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है एज वेल एज हमने देखा दो वेरिएबल्स है यानी दो अननोन चीजें हैं, तो इसे बुलाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेम वे हो सकता है इससे ज्यादा वेरिएबल हो, साथ में उससे ज्यादा इक्वेशन हो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। सेम वे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो ये भी क्या हो गया? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू थ्री वेरिएबल। देखो यहाँ पे थ्री वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तीन इक्वेशन दिए। जितने वेरिएबल होंगे ना नॉर्मली उतने इक्वेशन दिए होंगे जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। एक और बात बढ़िया बता दूं आपको कि भाई यहाँ पे ये जो चीजें आपको दिख रही है ना c1 c2 एंड d1 d2 d3 दे आर कॉन्स्टेंट। हो सकता है उसकी वैल्यू 0 आए, 1 आए, 2 आए, उस हिसाब से चेंज हो सकती है। पर इन लोगों ने कहा है कि भाई अगर वो सारी चीजें 0 हो गई ना तो उसका इक्वेशन को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है। अगर 0 ना हो तो इस इक्वेशन का पर्टिकुलर नाम दे दिया है कि भाई सपोज ऐसे कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इफ c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0 हो गया ना तो हम कह सकते हैं कि सच अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज होमोजीनियस इक्वेशन, इज होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा यानी सर यहाँ पे उसी का नाम d1 d2 एंड d3 है। मैंने कहा हाँ, अगर d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0 हो गया ना तो मैं कह दूंगा कि भाई देन दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे हो जाते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। बच्चे ने कहा सर जी अगर ये इक्वल टू 0 ना हुए तो? मैंने कहा अदरवाइज। देखो अदरवाइज यानी यहाँ पे कोई और नंबर आ गए, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ऐसी चीजें आ गई यानी दोनों 0 नहीं है। एक आध 0 हुआ तो इट्स ओके लेकिन दोनों 0 नहीं है तो यानी अदरवाइज हम कह देंगे सच अ इक्वेशन इज नोन एज non-homogeneous equation. It is known as non-homogeneous equation. बच्चे ने कहा सर जी सेम वे यहाँ पे भी हम कह देंगे कि अगर ये तीनों 0 नहीं हुए, अगर ये तीनों 0 नहीं हुए तो मैंने कहा डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 हुए तो होमोजीनियस था। अदरवाइज अगर ये 0 नहीं हुए तो मैं कह दूंगा सच इक्वेशन इज known as non-homogeneous इक्वेशन। अच्छा यानी बच्चे ने कहा सर जी यहाँ पे 2, 3, 5 ऐसा कुछ लिखा होगा। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे नंबर्स लिखे होंगे तो हम कह देंगे ऐसे इक्वेशन को हम बुलाते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। एक और बढ़िया बात कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है ना x y z उनकी अगर हमें वैल्यू मिले, ऐसी वैल्यू मिले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड रखने पर राइट हैंड साइड जैसा आंसर दे दे, लेफ्ट हैंड साइड रखने पर राइट हैंड साइड जैसा आंसर दे दे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई यहाँ पे मैं ले लूँ कि भाई x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 हो। 4 इक्वेशंस की मैं कह सकता हूँ x प्लस y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस y इक्वल टू मैं कह सकता हूं कि दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे x एंड y की ऐसी वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड रखने पर देखो 3 प्लस 2 5 हो जा रहा है, यहाँ पर एक रखने पर 3 2 6 6 प्लस 2 8 हो जा रहा है, मतलब इसे कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे बुलाते हैं उसका सॉल्यूशन सेट। क्या बुलाते हैं बच्चा लोग? सॉल्यूशन सेट। कि भाई x एंड y की अगर आपको कभी वैल्यू मिले जो
जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, तो ऐसी वेरिएबल की वैल्यू को हम बुलाते हैं सॉल्यूशन सेट। बच्चे ने कहा सर क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार ऐसी वैल्यू मिले? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर, वो डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर कि भाई अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन यानी वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है, चाहे एक मिल रही है उससे ज्यादा मिल रही है, मतलब इफ वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल और मोर सॉल्यूशन इज पॉसिबल, तो सच अ टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज कंसिस्टेंट इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को हम क्या कह देंगे कि भाई वो इक्वेशन कैसे है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह जो भी वेरिएबल दिए हो उसकी वैल्यू हमें मिल रही है। बच्चे ने कहा सर जी अगर हमें वैल्यू नहीं मिली तो ऐसे इक्वेशन को हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अच्छा एक और बढ़िया बात आपको बता दूं इसके बारे में कि कंसिस्टेंट जो भी होगा उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड उनकी एक ही वैल्यू मिले, हो सकता है उससे ज्यादा वैल्यू भी मिल सकती है, ठीक है। अगर एक ही वैल्यू मिली तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, अगर ज्यादा मिलेगी तो डायरेक्टली इनफाइनाइट मिलेगी, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल। और यहां पे इनकंसिस्टेंट है यानी कि यहां पे कोई भी सॉल्यूशन सेट मिलेगा नहीं, यानी कोई भी एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिलेगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। बच्चे ने कहा सर ये नॉन होमोजीनियस क्या है? मैंने कहा अभी बताया था कि कभी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ इस तरह से हो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो यहाँ पे c1 एंड c2 इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे बुलाते हैं नॉन होमोजीनियस। अगर ये दोनों 0 हो जाते तो यहाँ मैं 0 लिख देता, तो मुझे ये जो मिलता ना वो इक्वेशन वो मिलता होमोजीनियस। क्या मिलता? होमोजीनियस। अब बच्चे ने कहा सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा सिंपल सी बात है, उसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड्स थी पहले भी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेथड्स दी है जिसका नाम है क्रेमर्स रूल, जिसका नाम है क्रेमर्स रूल, मतलब हम कह सकते हैं मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ये क्रेमर नाम के बंदे ने ये ढूंढी थी। मैंने कहा बच्चे ने कहा सर ये कैसे यूज करेंगे? मैंने कहा देखो इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए कि भाई सपोज ऐसा इक्वेशन दिखेगा कैसा। मैंने कहा ऐसे इक्वेशन को आप देखने जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, यहाँ पे सपोज होगा x प्लस y इक्वल टू 7, अगर इस तरह से दिया हुआ हो, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है, हमें कैसे पता चला यहाँ पे 0 नहीं है, दोनों 0 नहीं है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा आ जाए तो क्रेमर्स का रूल कहता है कि भाई x इक्वल टू होगा d1 अपॉन d। बच्चे ने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा दादाजी 1 अपॉन दादाजी। मैंने कहा देखो y इक्वल टू हो जाएगा d2 अपॉन d, यानी दादाजी 2 अपॉन दादाजी। बच्चे ने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा भाई ये d मतलब होता है डिटरमिनेंट। सिंपली बात करिए तो पहला डिटरमिनेंट d इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट। बच्चे ने कहा सर किसके कोएफिशिएंट? मैंने कहा भाई यहाँ पे वेरिएबल है उसी के बाजू वाले को हम कोएफिशिएंट बुलाते हैं, तो उसके जो कोएफिशिएंट होंगे उसका आप डिटरमिनेंट ले लो तो वो क्या हो जाता है? d मिलता है आपको। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे होगा a1, यहाँ पे होगा a2, यहाँ पे होगा b1, यहाँ पे होगा b2। और इसे सॉल्व करना आप आराम से जानते हो कि इसे कभी भी सॉल्व करने का आपका मन करे तो यहाँ पे आप कह दोगे a1 b2 माइनस यहाँ पे a2 b1, और यहाँ पे वैल्यूज होगी इसलिए आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। बच्चे ने कहा सर डी की बात तो ठीक है, ये d1 एंड d2 क्या है? मैंने कहा देखो d1 हम किसके लिए यूज करते हैं? x के लिए। किसके लिए? x के लिए। तो x के जो भी कोएफिशिएंट होंगे ना उसको हम लास्ट के कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, लास्ट के कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा मतलब पहले ऐसा था, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो a1 b1 है उसको मैं इसके साथ रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब यहाँ a1 a2 की जगह क्या आ जाएगा? c1 c2। सेम वे मैंने कहा देखो यहाँ पे ये b1 b2 था ना, उससे हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये हो गया हमारा d1। सेम वे d2 के लिए हम क्या करेंगे? मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, d2 का मतलब क्या था? d2 का मतलब था कि उसे हम यूज करते थे एक्चुअली y के लिए, तो y के लिए यूज करते थे तो क्या करेंगे? y के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी यहां पे हमें एक्सचेंज ऑफर खेलनी है। तो बच्चे ने कहा सर इसे क्या करना है? मैंने कहा उसे तो एज इट इज लिख देंगे,
A1 A2। अब देखो यहां आपने एक्सचेंज ऑफर खेल ली तो इनकी जगह कौन आ गया, ये C1 एंड C2। तो इस तरह से आपको ये D1 एंड D2 मिल गए। इसकी वैल्यू सॉल्व करना आपको आराम से आता है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल जिससे हमारा काम आसान हो जाए। मैंने कहा देखो यहां पे हमें अगर x एंड y की वैल्यू चाहिए हो तो हर कोई जानता है कि भाई x इक्वल टू हो जाता है D1 अपॉन D एंड y इक्वल टू हो जाता है D2 अपॉन D। तो चलिए ढूंढते हैं पहले D1 एंड D2। मैंने कहा देखो अगर D ढूंढने बैठे तो क्या होगा, इट इज एक्चुअली द डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैंने कहा देखो कोएफिशिएंट की बात करें तो यहां है 2, यहां है 1, यहां है 3, यहां है 1। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 3 ज़ा 3, तो आंसर मिलेगा -1। आंसर मिलेगा -1। मैंने कहा अगर हम D1 ढूंढने जाएंगे तो क्या होगा, मैंने कहा देखो D1 काम कहाँ आता था, x के लिए। तो हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। यानी x के कोएफिशिएंट की जगह हमें लिखने हैं ये वाले कांस्टेंट, तो यहां मैं 5 एंड 7 लिख दूंगा। और जो बाकी के जो कोएफिशिएंट थे 3 एंड 1 उसे हम एज इट इज रहने देंगे। मैंने कहा अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 5, ठीक है, 7 3 ज़ा 21। मैंने कहा 5 माइनस 21 इज एक्चुअली -16। अब बच्चे ने कहा सर अगर हमें D2 ढूंढना हो तो, मैंने कहा देखो D2 किसके लिए काम आता था, y के लिए। यानी हमें y के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देना है। तो बच्चे ने कहा सर इतना आसान है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। देखो आपके x के कोएफिशिएंट को कुछ नहीं करोगे, y के कोएफिशिएंट को यहाँ एक्सचेंज करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 एंड 7। बस इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 माइनस 1 5 ज़ा 5। बच्चे ने कहा सर 14 माइनस 5 तो 9 होता है। मैंने कहा बिल्कुल, तो आप लिख सकते हो। देखो अब आप आराम से यहाँ पे D1 अपॉन D की वैल्यू रख सकते हो। D1 क्या था आपके पास, -16 अपॉन D क्या था आपके पास, -1। मैंने कहा माइनस माइनस कट, तो हमें मिला आंसर 16। सेम वे अगर D2 ढूंढने जाएंगे यहाँ पे तो D2 हमारे पास पड़ा हुआ था, ये रहा 9 अपॉन D क्या था हमारे पास, -1। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -9 विच इज आंसर ऑफ y। तो इस तरह से हम x एंड y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। बच्चे ने कहा सर इसके लिए हमारे पास तो दूसरी मेथड्स भी थी। मैंने कहा कौन कौन सी, बच्चे ने याद करवाया सर एलिमिनेशन थी, ठीक है, सेम वे सब्स्टिट्यूशन थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आप मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना, लाइक गुजकेट और जेई, तो आप कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली अगर आप कोई बोर्ड का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो और उन्होंने कह दिया कि सॉल्व दिस बाय क्रेमर्स रूल, तो आपको इस तरह से मेथड के थ्रू जाना होगा। चलिए अभी हमने देखा कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हो तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थ्रू क्रेमर्स रूल। अब सेम वे वैसे ही नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिए हो हमारे पास 3 विद 3 वेरिएबल्स, तो उसे हम क्रेमर्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि सपोज हमारे पास हो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो यहां हमने देखा कि 3 इक्वेशंस है विथ 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। तो बच्चे ने कहा सर यहां पे क्या करेंगे। मैंने कहा देखो यहां पे हमें ढूंढना है x, y एंड z, तीनों वेरिएबल हमें ढूंढने हैं। तो सिंपल सी बात है, उसका एक सिंपल फंडा है कि भाई अगर हमें x चाहिए ना तो हमें d1 अपॉन d कर देना है, y चाहिए ना तो हमें d2 अपॉन d कर देना है, एंड z चाहिए तो d3 अपॉन d। बच्चे ने कहा सर ये दोनों तो सेम पुराने जैसे लग रहे हैं। मैंने कहा सारी की सारी चीजें पुरानी जैसी ही आप करोगे तो तुरंत आइडिया आ जाएगा। पहले हम ढूंढते हैं d, क्योंकि बच्चे का सवाल होता है सर ये d, d1, d2 एंड d3 है क्या। मैंने कहा d की बात करें ना तो d एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स है, यानी जो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं ना उसका डिटर्मिनेंट है। यानी बच्चे ने कहा सर यहाँ पे आएगा a1 b1 c1। मैंने कहा हाँ सेम वे यहाँ पे a2 b2 c2, यहाँ पे a3 b3 एंड c3। तो ये क्या हो गया हमारा d
मिल गया। बच्चे का सवाल था सर D1 D2 एंड D3 कैसे मिलेंगे। मैंने कहा देखो D1 की बात करें ना तो बता दूं बच्चे को ये यूज होता है x के लिए। किसके लिए? x के लिए। तो हम क्या करेंगे इसी d में क्या करेंगे, जो x के कोएफिशिएंट थे ना उसे लास्ट कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे, लास्ट कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चे ने कहा सर जी यानी आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ A1 A2 एंड A3 नहीं आएगा, ये वाली चीज आएगी। मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ पे D1 D2 एंड D3 लिख देंगे, बाकी का B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3 एज इट इज। सेम वे अगर बच्चे का मन करे कि सर जी हमें D2 चाहिए, तो मैंने कहा बहुत आसान है भाई। D2 मतलब कहां पे यूज होता है? y के लिए। किसके लिए? y के लिए। तो हम क्या करेंगे y के कोएफिशिएंट्स है ना उसे रिप्लेस कर देंगे इस कांस्टेंट के साथ। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट था ना उसमें ये वाला B1 B2 एंड B3 इस D1 D2 D3 के साथ रिप्लेस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ D2 विच इज यूज्ड इन y। ठीक है, यानी y ढूंढते समय हमें ऐसा काम करना है। तो मैंने कहा देखो यानी बाकी की चीजें एज इट इज बच, यहां पे आ जाएगा D1 D2 D3, यहां पे बाकी का A1 A2 A3, यहाँ पे C1 C2 एंड C3 एज इट इज। अब बच्चे का सवाल था सर यहाँ पे D3 क्या होगा। हमने कहा देखो सिंपल सी बात है, D3 सेम वे यूज होता है Z के लिए। तो हम क्या करेंगे Z के कोएफिशिएंट को बदल देंगे विद दिस कांस्टेंट। अच्छा Z के कोएफिशिएंट कौन थे? C1 C2 एंड C3 जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसे मैं D1 D2 एंड D3 से बदल दूंगा तो कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट हमें दिखेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब यहाँ C1 C2 एंड C3 की जगह क्या आ जाएगा? D1 D2 एंड D3। अब आपको जानते ही हो कि 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनकी वैल्यू ढूंढनी है। और यहाँ पे आप जैसे ही वैल्यू रखोगे तो आपको तुरंत X Y एंड Z मिल जाएंगे। अब बच्चे का सवाल था सर अगर कभी ऐसे 3/3 की जगह, मतलब कि ऐसे डिटर्मिनेंट की जगह अगर बड़ा डिटर्मिनेंट आया तो मैंने कहा यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि इक्वेशन कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे। वेरिएबल कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे। तो क्या करना है? मैंने कहा सिंपली बात है, पहले ज़रा एक ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ जिसमें n वेरिएबल्स हो और उसमें n इक्वेशन हो, और आपको बताता हूँ कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। कि सपोज आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि भाई यहाँ पे A11x प्लस A12y प्लस अप टू A1 इंटू n इंटू कुछ आ जाए इस तरह से z, ठीक है, इक्वल टू हो आपके पास यहाँ पे D1। सेम वे यहाँ पे हो A21x प्लस अप टू A2nz इक्वल टू D2। सेम वे लास्ट का होगा यहाँ पे AM1x प्लस अप टू AMnz इक्वल टू Dn। अच्छा एक बढ़िया बात बता दूं, ठीक है, एक बढ़िया बात बता दूं कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे इक्वेशन है, बहुत सारे वेरिएबल है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा देखो इसका पहले तो हम क्या करेंगे, सेम वे x y z, इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशंस बना देंगे कि भाई इसके लिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा देखो x के लिए सेम फॉर्मेट है d1/d, y के लिए सेम फॉर्मेट है d2/d, z के लिए सेम फॉर्मेट है d3/d। सेम वे आगे जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं x y z w जो भी, ठीक है, तो उसके लिए मैं कह दूंगा d4/d एंड सो ऑन। अब सवाल होता है कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने कहा देखो यहाँ पे d सेम वे वही डिटर्मिनेंट है कांस्टेंट वाला, वही डिटर्मिनेंट है कांस्टेंट वाला। देखो यहाँ y के बाद मैंने w इस तरह से अलग अलग वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हो, मैंने तो ऐसे ही जनरलाइज फॉर्म लिखा है। अच्छा d की बात करें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट का हमें लिखना होता है कि भाई डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा A11 A12 एंड A1n। सेम वे यहाँ पे नीचे जाएंगे तो AM1 AM2 एंड अप टू Mn। अच्छा बच्चे ने कहा सर तो D1 क्या होगा। मैंने कहा भाई D1 किसके लिए यूज होता है, तो पहले के लिए, मतलब x के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पहले जो भी कोएफिशिएंट थे उसे लास्ट कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा D1 D2 अप टू Dm, और बाकी के जो ये A12 वगैरह वगैरह A1n तक थे, और यहाँ पे AM2 से लेके अप टू AMn तक थे, वो एज इट इज रहेंगे। सेम वे आप D2 के लिए क्या करते, आप D2 के लिए आप क्या करते कि भाई ये दूसरे जो भी कोएफिशिएंट थे ना y के, उसे आप लास्ट कांस्टेंट के साथ हम कह सकते हैं बदल देते। सेम वे तीसरे को भी इसके साथ बदल देते इन D3, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती। तो अगर कभी आपको 4 या
5 इक्वेशन दिए हो, ठीक है, ऑफ 4 एंड 5 वेरिएबल, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली हमें एक्चुअली 3x3 वाले यानी कि 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन से डील करनी होती है, और उसे सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। x इक्वल टू d1/d, y इक्वल टू d2/d एंड z इक्वल टू d3/d। याद रखना d क्या है, कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, d1 क्या है, उसमें d1 यूज होता है हमें x के लिए, तो हम x के कोएफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं, वही वाला डिटरमिनेंट। सेम वे d2 क्या होता है, d2 यूज होता है y के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो y के कोएफिशिएंट थे उसे हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। सेम वे हम z के लिए यानी कि d3 के लिए करेंगे। चलिए देखते हैं कि कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, देखो ये किस में आता है कि सॉल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। जब हम सॉल्यूशन ढूंढते थे तो हमें पता है कि उसके फॉर्मूलाज थे कि x इक्वल टू d1/d, y इक्वल टू d2/d वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हर बार इसके आंसर पॉसिबल है? कभी ऐसा आ गया कि d हमें मिला ही नहीं, मतलब 0 मिल गया, तो क्योंकि d1/d में अगर d 0 होगा तो d1/0 इज एक्चुअली अनडिफाइंड, तो क्या होगा? तो इसीलिए कंडीशंस कुछ बनाई गई है कंसिस्टेंसी की। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर सॉल्यूशन मिले तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, अगर नहीं मिले तो इनकंसिस्टेंट है। चाहे एक मिले कि उससे ज्यादा मिले, अगर मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर नहीं मिल रहा तो इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। कि भाई सपोज हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ हो इस तरह से a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, यहाँ पे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये कैसा है? ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब यहाँ पे इक्वेशन कैसा है, जिसमें 2 इक्वेशन है एंड 2 वेरिएबल है। कभी अगर ऐसा केस आ जाए तो हमें क्या करना है? देखो पहला काम हमारा होगा कि इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब d ढूंढेंगे और 0 नहीं आया तो हम तो बच गए भाई, सीधी बात है। d इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब आगे हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, x इक्वल टू d1/d एंड y इक्वल टू d2/d। और ये बच्चा बच्चा जानता है भाई, ये बच्चा बच्चा जानता है। मैंने कहा देखो दूसरी बात बहुत ही मजेदार है कि इफ d इक्वल टू 0, कि भाई d इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा? मैंने कहा देखो यहां पे आपको सॉल्यूशन मिले थे तो ऐसे इक्वेशन को आप क्या बुला लोगे कि भाई ऐसे इक्वेशन होते हैं कंसिस्टेंट। कैसे होते हैं? कंसिस्टेंट, क्योंकि यहां सॉल्यूशन पॉसिबल है। x एंड y d1/d और यहां d2/d पर से मिल रहे हैं। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? एक ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप d1/d कर रहे हो, यहां d2/d कर रहे हो, तो एक x एंड y की वैल्यू मिलेगी। अच्छा अगर d इक्वल टू 0 है तो हमें देखना है d1 एंड d2 क्या मिलेगा। बच्चे ने कहा अगर ये दोनों भी 0 हो गए तो मैंने कहा तो हमें पता है कि आपको बता दूं कि तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बच्चे ने कहा सर ये कैसे ढूंढेंगे? मैंने कहा देखो आप x एंड y में से यहाँ पे एक काम करोगे, किसी भी एक वेरिएबल को k कोई कांस्टेंट मान लोगे। मैंने यहाँ पे y को मान लिया क्योंकि लास्ट वाला होता है तो अच्छा रहता है। देन यू कैन एबल टू फाइंड x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ k, इन टर्म्स ऑफ कि भाई आपको k की वैल्यू नहीं पता, वो अलग अलग आती रहेगी, उसी हिसाब से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहां आपने अगर यहां पे आपको दिया हो सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 3 और यहां पे कुछ और इसी तरह से दिया हो कि भाई 2x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो यहां पे सपोज आपको मिल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आपने यहां पे d ढूंढा तो 0 मिला, d1 एंड d2 ढूंढा तो 0 मिला, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं और डेफिनेटली मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, y को k मान लोगे। ठीक है, अगर y को k मान लोगे ना तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, लेट y इक्वल टू k के लिए x की वैल्यू कुछ मिलेगी, ये उधर जाएगा तो 3 माइनस k। तो देखो ये क्या हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। k की वैल्यू बदल दी जाएगी, उस हिसाब से x की वैल्यू भी अलग अलग मिलती जाएगी। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बच्चे ने कहा सर जी एक बात बताओ कि इफ d इक्वल टू 0 बट इसमें से कोई एक 0 नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब उसमें से कोई एक तो 0 है ही नहीं या दोनों 0 नहीं है। ठीक है, मतलब 5 6 कुछ ऐसा आंसर आ रहा है d1 या d2 का, किसी एक का। तो मैंने कहा देन आई कैन से नो सॉल्यूशन पॉसिबल, नो सॉल्यूशन पॉसिबल। तो बच्चे ने कहा सर जी इसका मतलब तो ये हो गया कि
ऐसे इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। तो आप इस पर से चेक कर सकते हो कि कभी आपको d इक्वल टू 0 मिले एंड d1 एंड d2 में से कोई एक भी नॉन जीरो मिल गया, तो हम कह देंगे कि वो इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर कभी आपको d इक्वल टू 0 एंड d1 एंड d2 दोनों जीरो मिल गया तो हम कह देंगे कि भाई तेरे पास तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो y इक्वल टू k वगैरह मान के, यानी कोई भी एक नंबर मान के x की वैल्यू ढूंढता जा, तेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये वाली टेक्निक के तो हमने एग्जांपल भी देख लिए कि d नॉट इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू d1 अपॉन d एंड y इक्वल टू d2 अपॉन d, यानी एक सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा विच इज कंसिस्टेंट इक्वेशन। चलिए देखते हैं कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। बच्चे ने कहा सर ये तो हमने देख लिया। मैंने कहा हमने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। सोचो कभी ज्यादा इक्वेशन और ज्यादा वेरिएबल हो तो मैंने कहा देखो सपोज कभी ऐसा दिया हो आपको कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। कभी आपको इस तरह से चीजें दी हो, यानी कि यहाँ पे आपने देखा तीन इक्वेशन है, साथ में यहाँ तीन अननोन वेरिएबल है, तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे कैसे चेक करेंगे। मैंने कहा देखो यहाँ पे कभी सॉल्यूशन मिल रहा होगा तो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, अगर नहीं मिल रहा होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। याद रखना यहाँ पे d1, d2 एंड d3 आर नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की, अच्छा पहली बात यहाँ पे बता दूं, आपको कभी भी d इज नॉट इक्वल टू 0 दिखे ना तो समझ लेना यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। उसका मतलब कि इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट। कैसा है, कंसिस्टेंट। और वो जो यूनिक सॉल्यूशन था वो कैसे मिलेगा। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, x इक्वल टू d1 अपॉन d, y इक्वल टू d2 अपॉन d एंड z इक्वल टू d3 अपॉन d पैटर्न से। और ये हमको पता है क्रैमर रूल से हम आराम से इसे ढूंढ सकते हैं। d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट। d1 क्या था, d1, d2 एंड d3 भी क्या थे, डिटर्मिनेंट थे किसके, कोएफिशिएंट के ही। लेकिन d1 में हमने क्या किया था, x1 के कोएफिशिएंट को यानी x के कोएफिशिएंट को हमने कांस्टेंट से रिप्लेस किया था। d2 में हमने क्या किया था कि y के कोएफिशिएंट को हमने ये कांस्टेंट से रिप्लेस किया था। सेम वे d3 में हमने क्या किया था, d3 के अंदर जो ये डिटर्मिनेंट था ना उसमें हमने लास्ट जो ये थे ना कोएफिशिएंट उसको कांस्टेंट से रिप्लेस किया था। मैंने कहा देखो दूसरी बात कहती है कि कभी आपको d इक्वल टू 0 मिल जाए, तो बच्चा कहता है सर हम d1 ढूंढेंगे, d2 ढूंढेंगे एंड d3 ढूंढेंगे। मैंने कहा देखो ये तीनों भी अगर इक्वल टू 0 मिल जाए, ठीक है, ये तीनों भी अगर इक्वल टू 0 मिल जाए तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते इट इज कि भाई यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। जबकि हमें जब दो इक्वेशन दिए होते थे तो हम d1 इक्वल टू dt इक्वल टू 0 होने पर हम कह देते थे कि भाई यहाँ पे कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम तुरंत नहीं कह देंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन में और मे नॉट एग्जिस्ट। बच्चे ने कहा सर क्यों मे और मे नॉट एग्जिस्ट। भाई मैंने कहा देखो यहाँ पे हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो बच्चे ने कहा सर हम कैसे चेक करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे हमें एक काम करना होगा कि यहाँ पे जो x, y एंड z तीन वेरिएबल दिए है ना उसमें से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को z इक्वल टू k मान लेंगे, मतलब कोई कांस्टेंट मान लेंगे, और किसी दो इक्वेशन को, ठीक है, टेक एनी टू इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे दो इक्वेशन को, बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्योंकि आपने एक को तो k कांस्टेंट मान लिया तो फिर आपके लिए बचे कौन से, सपोज मैंने पहले दो इक्वेशन लिए तो ये तो k है, तो बचा क्या, ये एक्स वाई वाला। ठीक है, यानी कि ये दो इक्वेशन मिले। अच्छा, इस दो इक्वेशन को मैं आराम से क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकता हूं, और जो एक्स एंड वाई मिलेंगे ना, एक्स एंड वाई जो भी मिले उसे चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे किस में डाल के, थर्ड इक्वेशन में डाल के, कि वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि एक्स एंड वाई चेक इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इफ
इफ सेटिस्फाई, ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर ली तो समझ लेना इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, मैंने कहा z इक्वल टू k था और x एंड y के आंसर आपको मिले होंगे, वो कैसे होंगे, k वाले ही होंगे, अंदर 2 माइनस k या 2 प्लस k, ऐसा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो वही आपके सॉल्यूशंस होंगे, जहां पे k की वैल्यू जैसे ही अलग अलग डालते जाओगे उस हिसाब से आपको x y अलग अलग z ऐसे अलग अलग मिलते जाएंगे, वो क्या होंगे, आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इफ नॉट सेटिस्फाई, इफ नॉट सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन, तो समझ लेना देन नो सॉल्यूशन पॉसिबल, देन नो सॉल्यूशन पॉसिबल। और नो सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है कि यहां पे इक्वेशन कैसे है, इनकंसिस्टेंट, कैसे है, इनकंसिस्टेंट। अब बच्चे ने कहा सर जी थर्ड कंडीशन कौन सी है, मैंने वही पुरानी वाली यार, d इक्वल टू 0 होना, d इक्वल टू 0 हो तो मैं कह दूंगा कि यार फ्रॉम d1 d2 एंड d3 अगर कोई एक भी, ठीक है, या फिर मैं कह दूंगा कि एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। देखो यहां पे सारे जीरो थे, उसमें से एक भी नॉन जीरो निकल गया ना, तो मैं कह दूंगा कि भाई नो सॉल्यूशन पॉसिबल, नो सॉल्यूशन पॉसिबल। दैट मींस इक्वेशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये बात बढ़िया से समझना कि भाई जब भी d इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो यार x y एंड z आराम से मिलेगा, लेकिन कभी भी d इक्वल टू 0 साथ में d1 d2 एंड d3 इक्वल टू 0 हो तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि z इक्वल टू k मान लेना है, z इक्वल टू k मान लेना है, और फिर क्या किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले दो या दूसरे दो को, या फिर हम पहले इन तीसरे को भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी x और y की वैल्यू मिले उसे हम तीसरे यानी कि जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें रख के चेक करेंगे कि उसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम कह देंगे यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर नहीं करेगा तो यहाँ पे हम कह देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, यानी कि सॉल्यूशन ही नहीं मिलेंगे, दैट इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये के रख के कैसे किया जाता है, मैंने कहा बताऊंगा, सारे एग्जांपल्स होंगे तो टेंशन नहीं है, आपका हर कॉन्सेप्ट काफी डेप्थ में क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।